निजी स्कूलों में फीस वसूली पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने फैसला रखा सुरक्षित। फिलहाल फीस वसूली पर लगी रोक को रखा यथावत। फीस रेगुलेटरी कमेटी द्वारा फीस निर्धारण के मौखिक आदेश। हाईकोर्ट ने फीस रेगुलेशन एक्ट की पालना नहीं होने पर जताई नाराजगी। अभिभावकों, टीचर्स और स्कूल संचालकों के प्रति है सरकार की जिम्मेदारी। कमेटी अभिभावकों और टीचर्स को सुनकर करे फीस का निर्णय। हालांकि ज्यादातर स्कूलों में नहीं बनी हुई है रेगुलेशन कमेटी। फीस की फांस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। निजी शिक्षण संस्थानों की फीस का मामला, इस मामले में अदालत ने आज सुनवाई पूरी कर ली, फैसला सुरक्षित रख लिया। लॉकडाउन के साथ ही इस मुद्दे ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था कि जब स्कूलें चल ही नहीं रही हैं तो फिर फीस क्यों वसूली जाए। स्कूल वालों का तर्क यह है कि स्कूलें भले ही नहीं चल रही हैं, लेकिन उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्थाएं की तो हैं, तो फीस का भुगतान तो किया ही जाना चाहिए। आपस में हल ना निकलने पर और सरकार के स्तर पर भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलने पर मामला अदालत में पहुंचा और अदालत ने मामले में फीस रेगुलेशन कमेटी की अहम भूमिका पाई है। हालांकि मामले का एक पहलू यह भी है कि फीस रेगुलेशन कमेटी करीब 80% स्कूलों में तो बनी हुई ही नहीं है। स्कूल संचालकों का शुरू से यह तर्क रहा है कि वो अपने स्कूल की फीस के निर्धारण का अधिकार किसी दूसरे को यानी अभिभावकों को कैसे सौंप सकते हैं। तो बहस में आज सवाल ये उठते हैं कि ज़्यादातर स्कूलों में कमेटी ही नहीं है तो कैसे हो फीस का निर्धारण। क्या राजनीति की भेंट चढ़ता रहा है फीस रेगुलेशन का मामला? और क्या अदालत के बाहर संभव है फीस विवाद का निपटारा? यह तीसरा जो सवाल है वो इसलिए अहम है क्योंकि सरकारें कानून बनाने का काम कर सकती थी, जो उन्होंने किए हैं, 2-3 बार किए हैं। कभी स्कूल वाले कोर्ट चले गए, कभी अभिभावक कोर्ट चले गए, कानून ज़मीन पर उतारे नहीं जा सके और कोरोना में और लॉकडाउन के बाद ये विवाद गहरा गया है। हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं, आप स्कूली संगठन जो हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। दिनेश कांवट साहब अभिभावकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस बहस में, और वरुण पुरोहित जी हैं कांग्रेस विचारक। शिक्षा के क्षेत्र में अहम काम कर रहे भरत सारण भी हैं, बाड़मेर से जुड़े हुए हमारे साथ। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। और इस डिस्क्लेमर के साथ हम इस बहस की शुरुआत कर रहे हैं कि हमारा मकसद इस बहस के जरिए ना तो माननीय अदालत द्वारा दी गई व्यवस्था पर कोई सवाल खड़े करना है, ना जो फैसला आएगा उसको लेकर किसी तरह का कोई कयास लगाया जाना है। इस बहस का मकसद है कि ये मामला क्यों इतने वर्षों से उलझा हुआ है और इसके हल क्या हो सकते थे जो नहीं हुए, आगे क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले कांवट साहब आपके पास आऊँगा, क्या संभावना देख रहे हैं अब आगे आप? देखिए, अभी तक तो जो राज्य सरकार ने आदेश दिए थे कि जब तक हम डिसाइड नहीं करें तब तक कोई भी विद्यालय फीस की वसूली नहीं करेगा। जब तक स्कूलें शुरू नहीं होंगी तब तक स्कूल की फीस की वसूली नहीं होगी। जब स्कूल खोलने के आदेश आएंगे उसके बाद हम बाकायदा पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे और कितनी फीस लेनी है और कितना पाठ्यक्रम पढ़ाना है और किसके आधार पे एग्जाम होने, सारी चीज़ें राज्य सरकार तय करेगी। और अभिभावक भी उस विश्वास में अपने आप इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीच में निजी विद्यालय कोर्ट गए और उन्होंने कोर्ट से आदेश करवाया कि 70% तक ट्यूशन फीस के रूप में आप वसूल कर सकते हो। उस आदेश में भी कई लूपहोल उन्होंने निकाल के, और जो कि ट्यूशन फीस का 70% लेना था उन्होंने पूरा सारा बजट जोड़कर उसका 70% निकाल के अभिभावकों को मिसगाइड किया और उसका ज्यादा वसूलने का प्रयास किया गया। इसके खिलाफ अभिभावक वापस कोर्ट में गए और कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। सबसे बड़ी बात है कि ये जो लड़ाई है, ये कोरोना काल तो एक घटना है या एक बीमारी के रूप में आ गया, एक प्रतिघात के रूप में, लेकिन ये लड़ाई पहले से चलती आ रही है। अगर सरकारें इसके ऊपर कोई नियम पहले से सही बना देते, इस तरह की कोई नीतियां निर्धारित कर देते, तो मैं समझता हूँ कि आज जो अभिभावक और निजी विद्यालयों के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है वो कतई नहीं बनती। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आप
साहब कह रहे हैं कि कोई सही नियम बना देते हैं। सही नियम क्या होता है? बिल्कुल मैं बता रहा हूं। 2010 में सबसे पहले ऑर्डर निकाला ना तत्कालीन सरकार ने 33% ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे 3 साल। बिल्कुल पहले तमिलनाडु की जाते जाते एक्ट बनाया। हाँ, तमिलनाडु पैटर्न पर बनाया। तमिलनाडु पैटर्न पर जस्टिस शिव कुमार शर्मा बदला गया। की अध्यक्षता में बाकायदा कमेटी बनी और अभिभावकों ने एक उम्मीद के रूप में उस कमेटी को देखा। और मुझे कहते हुए कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि जस्टिस शिव कुमार शर्मा उसमें काफी गंभीरता पूर्वक काम भी कर रहे थे और अभिभावकों के प्लेटफॉर्म पर राहत भी कई जगह मिली भी। लेकिन तब भी किसी विद्यालय के ऊपर पूरी कमेटी मिलकर कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रही। जहां पर कि विद्यालय की शिकायत लेकर अभिभावक जाते थे तो कुछ समय पश्चात स्कूल द्वारा अभिभावकों का ही टॉर्चर एक्सटॉर्शन प्रारंभ हो जाता था। इस कारण उसकी राहत मिलने की बजाय वो अभिभावकों के लिए एक फांस बन गई थी। फिर सरकार बदल गई। सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र पैटर्न पर बीजेपी ने दूसरी कमेटी बना दी जिसमें विद्यालय स्तर पर कमेटी बनेगी, फिर बाद में जिला स्तर पर कमेटी बनेगी, उसके बाद संभाग स्तर पर कमेटी बनेगी और उसके बाद राज्य स्तरीय कमेटी जिसका कि मुझे भी सदस्य बनाया गया था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस राज्य स्तरीय कमेटी की आज दिनांक तक एक बैठक भी सरकारी अधिकारियों ने नहीं करवाई। इस मामले को कहां उठाया आपने? बिल्कुल मैं आपकी बात हूं कि जो नरेश पाल गंगवार जो इसके शिक्षा सचिव थे, मैंने उनको बाकायदा पत्र लिखा। मैं खुद वहां पर जाकर आया। एक बार मीटिंग भी बुलाई गई और मीटिंग बुलाने के बाद वहां पर बुलाने के बाद उन्होंने कैंसिल कर दी। उसके बाद कोई हमारे पास अभिभावकों की इस तरह की कोई शिकायत आई नहीं, क्योंकि 3 कमेटी तक पहुंचते पहुंचते अभिभावक थक जाते थे। और स्कूल की जो कमेटी बनी है उसमें कितना फर्जीवाड़ा होता है ये आप सबको मालूम पड़ गया होगा कि अपने ही उस फर्जीवाड़े के ऊपर आता हूं मैं आपके पास उस फर्जीवाड़े पे। लेकिन उससे पहले तो समस्या ये है अनिल जी, हाईकोर्ट का जो मौखिक ऑब्जर्वेशन आज वो उसमें उन्होंने कहा कि फीस रेगुलेशन कमेटी जो है उनके पास ही इस समस्या का समाधान निकल सकता है। बताते हैं कि 80%, 90% स्कूलों में तो फीस रेगुलेशन कमेटी बनी हुई ही नहीं है। अनिल शर्मा जी सर इसलिए नहीं बन पाई, तो सुप्रीम कोर्ट की रोक है। और मैं आज ये बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि जो सरकार के अधिवक्ता थे उन्होंने भी कोर्ट से झूठ बोला और कोर्ट के संज्ञान में और लोग भी नहीं ले पाए। 2 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में लगभग 9 याचिकाएं लगी थी। उसको लेकर उन्होंने सरकार को कार्रवाई करने से मना किया है। अच्छा। इसके बाद बाकायदा सरकार ने 14 जनवरी को एक ऑर्डर निकालकर ये कहा कि स्कूलों में फीस कमेटी नहीं बने और इस पे कार्रवाई नहीं। खुद डायरेक्टर के ऑर्डर है। मेरे समझ से परे का जब ऐसे आदेश थे तो कोर्ट को दिखाने चाहिए थे। कोर्ट को गुमराह किया गया। देखिए ये रोक लगी हुई सर, तो कम से कम 1.5 साल बाद ही आदेश है। उससे पहले भी कमेटी नहीं बनी ना। दो चीजें पहले भी नहीं बनी। देखिए मैं इसलिए बता दूं आपको, पहले कमेटी नहीं थी, पहले कमेटी नहीं थी। आप सुनने की कोशिश करें, सिस्टम को समझने की कोशिश करें। तमिलनाडु एक्ट में कमेटी नहीं थी, महाराष्ट्र पैटर्न में कमेटी थी। और कमेटी बनने के बाद में महाराष्ट्र पैटर्न जैसे ही लागू हुआ उसको पहले राजस्थान उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय से स्टे आया, फिर सरकार बदली, सरकार ने मेहनत की तो राजस्थान उच्च न्यायालय से वो स्टे खारिज हो गया। 14 अगस्त 2019 को 14 अगस्त 2019 को स्टे खारिज हुआ। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया 2 दिसंबर। मैं बोल रहा हूं ना, मैं ऑर्डर लेके आया हूं आज। अच्छा। 2 दिसंबर को। अब सवाल सिंपल सा ये खड़ा होता है सर, मैं भी दुखी हूं, हम भी चाहते हैं कि इसका निपटारा हो, क्योंकि नहीं निपटारा होने का सरकार बड़ा फायदा उठा रही है। सरकार फीस एक्ट लागू पेरेंट्स के लिए तो नहीं कर रही, पर खुद अपना भुगतान जो आरटीई का दे रही है उसमें पिछले 5 साल से हमें वही भुगतान दे रही जो 5 साल पहले दे रही थी। यानी वो एक्ट को लागू मान चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, सरकार बनते वक्त हमने ये कहा था एक्ट बनाते वक्त कि आप अलग अलग क्लासिफिकेशन करो। जो जैसे एमएससी के साथ अलग नियम लागू होते हैं, बड़े उद्योगों के साथ अलग नियम लागू होते हैं, ऐसे जो स्कूल मनमानी करते हैं, जहां लाइन लग के एडमिशन होते हैं, अच्छा। उनके लिए कानून अलग बने और जो छोटे स्कूल जो नहीं करते उनके लिए कानून अलग बने। इससे क्या होगा, जब अलग अलग कानून बनेगा तो अलग अलग एजेंसी जांच भी कर सकेगी। आप सोचिए इस वक्त हाईकोर्ट में कौन गया, ये बड़े स्कूलों के पेरेंट्स। उस वक्त आंदोलन कौन करते थे, कांवड़ जी बैठे, बड़े स्कूलों के। जयपुर में 56 से 70 स्कूल ऐसे हैं जो मनमर्जी करते हैं, उनके लिए कानून बने तो एक झटके में इलाज हो जाए। और जब इन बड़ों को लटकाओगे तो बाकी छोटे ऑटोमेटिक टाइम पे आ जाएंगे। दिनेश कांवड़ साहब, अगर तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक है फीस रेगुलेशन कमेटीज बनाए जाने पर, तो फिर तो ये मामला जहां था वहीं का वहीं है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रोक लगी उससे 2 साल पहले कमेटियां गठित होनी थी। वो नहीं बनी, वो तो सही बात है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अधिकारियों की लापरवाही को सबसे बड़ा कारण है। ये जब अधिकारियों को जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने दिया नहीं। स्कूलों ने कमेटी क्यों बनाएंगे, स्कूल तो कमेटी बनाएंगे। न्यायालय की रोक थी। अरे वो तो बाद में आई है, 2 साल बाद। ऐसे कैसे होता है, एक्ट लगते आ जाती है। एक्ट लगते ही कहाँ आई थी, 2 साल के बाद आप लोग गए, दिसंबर में गए, उससे पहले तो दिसंबर में कहाँ जाते, जब तक तो कमेटी, उसके बाद हम सड़कों पर उतरे। ऐसे स्कूल में बता रहा हूं जिनमें कमेटी में बाकायदा, मैं जयपुर स्कूल का उदाहरण दे रहा हूं, आपको नाम लेके बता रहा हूं, जो मेंबर कमेटी में लिए गए उनको खुद को नहीं मालूम कि हमें कमेटी में है क्या।
अच्छा, सब नहीं चाहते, ये सच है, ये सच है, मैं सहमत हूँ उन कमेटी उनको खुद को नहीं मालूम कि हम और कमेटी में केवल इतनी ही बात वो नहीं है, वो इतनी ही पेरेंट्स बात खुद आंदोलन में सही शामिल है, बाद में मालूम पड़ा कि वो तो खुद कमेटी में, वो बोला हमें तो पता ही नहीं। कमेटी का भी एक सिस्टम है सर, उसमें नहीं, एक मिनट, दो बातें हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं दिनेश कांवट साहब कि अभिभावकों को खुद नहीं पता है कि उनको कमेटी में शामिल कर लिया गया है। दूसरी तरफ इस तरह की बातें आम हैं कि स्कूल वाले उन अभिभावकों को कमेटी में शामिल करते हैं, आमतौर पर जिन्होंने कमेटी बनाई है उनकी बात हो रही है, जो उनके पक्ष में, उनके समर्थन में वो जो निर्धारित करें उस पर अपना दस्तखत कर दें आंख मूंद करके, चूंकि उनको व्यक्तिगत रूप से कुछ फेवर मिल जाता है। तो ये दोनों बातें तो लेकिन विरोधाभासी हो गई ना। आप कह रहे हैं कि लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, वो तो विरोध कर रहे हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ कि इस तरह के लूपहोल और भी हैं, इस तरह के लूपहोल हैं। दो बातें बोलिए, जो आंदोलन कर रहा है उसको कैसे कमेटी में लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं, उसको खुद को नहीं मालूम कि मैं कमेटी में क्या हूँ। जब अरे बिल्कुल आरटीआई से निकला है, मालूम पड़ा है। मैं आपको नाम नोट दे दूंगा, कमेटी जिस 50 रुपए की रसीद कटती है सर, लॉटरी होती है, एक सिस्टम है सर उसका। अगर बनती ना तो पहले तो 50 रुपए रसीद कटानी पड़ती। रसीद कटाने के बाद जितने लोग रसीद कटती है वो उपस्थित होते हैं, एक लॉटरी होती है, लॉटरी में निकाला जाता है। जैसे समाजों में चुनाव होते हैं, अपने आप सदस्य बनाए जाते हैं, अपने आप वोट गिरते हैं, वो चीज वहां भी कर ली उन्होंने, अपने आप रसीद काट ली। दिनेश जी जहां जाकर ये बात अटकती है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन न्यायालय से उसके बाद में कार्रवाई हुई है। एक मिनट वरुण पुरोहित साहब, ये मामला शायद अपने अंजाम तक पहुंच गया होता, लेकिन कोरोना के बाद में लॉकडाउन लगने के बाद सरकार को चूंकि सभी वर्गों की चिंता करनी थी, उनको स्कूल के स्टाफ का वेतन पहुंचे, वेतन मिल जाए, इसकी भी चिंता करनी थी, उनको ये भी चिंता करनी थी कि अभिभावकों के ऊपर बोझ ना पड़े। दूसरे शब्दों में कहें तो वो नाराज़ नहीं करना चाहते थे स्कूल संचालकों को भी, और ख़ास तौर पर उन स्कूल संचालकों को जिनके यहाँ फ़ोन करने पर किसी का एडमिशन कराने के लिए उनके फ़ोन भी नहीं उठाए जाते, मंत्रियों के फ़ोन नहीं उठाए जाते, उन स्कूलों को नाराज़ नहीं कर सकते थे, और ना ही अभिभावकों को, जो कि कोई एक डिफाइंड वर्ग नहीं है, पूरे प्रदेश का हर व्यक्ति अभिभावक है किसी न किसी रूप में, उनको नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठा सकते थे। इसलिए इस मामले को टाल दिया गया कि जब स्कूलें खुलेंगी तब की तब देखेंगे, और इसलिए मामला उलझा और इसलिए अदालत में पहुंच गया। क्या ये आरोप गलत हैं तो कैसे? वरुण पुरोहित। जेपी शर्मा जी, मैं आप ये कोरोना काल आया था, अचानक से महामारी आई, अचानक से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया, 2 महीने की गर्मियों में वैसे भी स्कूल छुट्टी रखते हैं, स्कूल बंद थे, तो पहली प्रायोरिटी हमारे को लोगों की जान बचाना था, हेल्थ मैनेजमेंट को सही करना था। जब ये 2 महीने से गाइडलाइन आने लगी कि भाई स्कूल खुलने चाहिए, थोड़े थोड़े खुलने चाहिए, ऑनलाइन शिक्षा का नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, भाई इनके सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, तो वो चीज को प्रायोरिटी नहीं थी पहले गवर्नमेंट की। और ये गए थे पेरेंट्स, शिक्षा मंत्री ने कहा भाई अभी स्थगित करेंगे फीस, तो शिक्षा मंत्री ने तो संज्ञान में ली चीज। अब स्कूलों की तरफ, स्कूलों के पास जो प्रॉब्लम आ गई थी, वो पिछले 6 महीने से प्रॉब्लम आ गई कि इनका पेमेंट कैसे करेंगे, टीचर्स का पेमेंट कैसे करेंगे, स्टाफ का पेमेंट कैसे करेंगे। अभिभावकों के पास प्रॉब्लम है कि धंधा पानी सब बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया, तो फीस कैसे देंगे। ये प्रॉब्लम जब आई, जब जाकर के राज्य सरकार, अभी इलेक्शंस आ गए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गए, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन डेवलप हुई अचानक से। तो राज्य सरकार की कहीं खामी नहीं है, ये लोग कोर्ट में चले गए थे। नहीं, खामी की बात नहीं हो रही है, खामी की बात मैं तो नहीं कर रहा हूँ, खामी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सरकार ने एक पक्ष का ध्यान नहीं रखा, स्थगित का मतलब ड्यू मान ली फीस को, काय का ध्यान रखा सरकार ने सिलेबस नहीं बनाया, झक मार रहे हैं बैठे बैठे वहां, तंका किस बात की ले रही है सरकार? फिर सीबीएसई सिलेबस तय कर चुकी है, पाठ्यक्रम तय कर चुकी है, पढ़ाई करवा रही है, एग्जाम करवा रही है, और राजस्थान बोर्ड ने कुछ नहीं किया। क्या कर रहा है आपका मंत्री बैठा बैठा, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है बैठा बैठा? आपने लड़ने को छोड़ दिया पेरेंट्स को, उनको आप एक रास्ता नहीं निकाल सकते थे। कमाल कर रहे हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया चुनाव का, अब आप उसको कल को जोड़ रहे हो, 6 महीने हो चुके। आप सरकार की बात कर रहे हो, सरकार से बोल भी लिया करो, केवल टीवी पे आके बोलने से कुछ नहीं होता। अनिल जी, वरुण जी देखिए मेरी बात सुनिए। वरुण जी, कोर्ट का तो खैर दायरा, उसके ऊपर तो हम कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकते, कोर्ट जो फैसला देगा वो तो सर्वमान्य है ही, लेकिन कोर्ट से बाहर इस मामले का फैसला स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी के द्वारा, अभिभावक और संचालकों के निजी सौहार्द के द्वारा, इन सब बातों को तो भूल जाइए। ये तय करना पड़ेगा कि ये कहा जाए कि आप वेलफेयर का काम कर रहे हैं इसलिए फीस मत लीजिए, या तो ये कहा जाए, या ये कहा जाए कि आप स्कूल चला रहे हैं, जब आप स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो चाहे आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाएं, चाहे आप जोमेटो से घर मंगवाएं, 2 पैसे कम लगेंगे लेकिन पैसे तो लगेंगे ही, तो आपको देने पड़ेंगे। दोनों में से एक स्टैंड तो लेना ही लेना पड़ेगा ना वरुण जी। जेपी शर्मा जी, स्कूल का भी कैटेगराइजेशन करना बहुत जरूरी है। प्राइवेट स्कूल्स को अलग रखिए, मिशनरी स्कूल्स को अलग रखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स को अलग रखिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ये प्रॉब्लम आई नहीं है।
गवर्नमेंट को तो दे रहे हो घर बैठे आप, भाई बोलने दो ना, गवर्नमेंट वाला बीच में कहां से रखोगे? मैं बोला था कि आपके बीच में सुनिए, हाँ बोलिए बोलिए वरुण जी, बोलिए अपनी बात पूरी करिए। उनमें फीस आप भी आज भी देख लीजिए, सोफिया की क्या स्कूल है, स्कूल की फीस है। आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मिशनरी स्कूल्स का देख लीजिए, उसमें और इनके प्राइवेट स्कूल्स में अंतर है। आप मिशनरी स्कूल्स की फीस कम है और जो पेमेंट करते हैं टीचर्स को और स्टाफ को, वो देख लीजिए आप कितना ज्यादा करते हैं। वरुण जी, सारा वेतन अगर इतना बारीक कैटेगराइजेशन करने बैठेंगे ना तो आपको 1 लाख कैटेगरीज बनानी पड़ जाएंगी। मिशनरी स्कूल्स में भी ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीस कम है, मिशनरी स्कूल में ऐसे स्कूल भी हैं जिनकी फीस अपेक्षाकृत ज्यादा है, और निजी स्कूलों में तो ये स्थिति है कि फला विद्या मंदिर तो आपके घर पे आता है कि बच्चे का एडमिशन हमारे यहाँ करा दीजिए, और फला स्कूल ऐसा है जहां आप 10 जगह से सिफारिश करवाते हैं तो बच्चे का एडमिशन नहीं होता। वो आपकी बात कहां से सुन लेंगे, और कितनी कैटेगरीज बनाएंगे इस तरीके से? नहीं कितनी क्यों, मोटा मोटी आप ब्रॉड शेप में आपको 3 तो बनानी पड़ेगी। मिशनरी स्कूल आप जो कह रहे हो फीस ज्यादा लेते हैं, वो नाम काम में लेते हैं, क्रिश्चियन या सेंट किसी सेंट लगा कर, वो मिशनरी संस्थाओं के नहीं होते हैं। आप फीस स्ट्रक्चर पे कैटेगराइजेशन कीजिए, बस होगा ही वहीं। आप मिशनरी की अलग कर दो, मदरसों की अलग कर दो, और विद्या मंदिर की अलग कर दो। ऐसे कैटेगरी होगा थोड़ी टीचर्स होगी। का। अब एक बात बताइए, एक मिनट, इससे थोड़ा सा हटकर मैं एक बात पूछ रहा हूं। मैं बोलूं उसके अनुसार दे रहा है, कैटेगरी फीस के आधार ज्यादा भी दे रहे हैं अपने को। ये मामला जो ले रहे हैं वो दे रहे हैं। एक एक करके स्कूल्स और मिशनरी स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स को आपको अलग करना पड़ेगा। अब जो पेरेंट्स की बात आती है, इलाहाबाद एक मिनट उनकी बात पूरी कर लेने कर्मचारियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। अब ये जो आज पेरेंट्स का भी एक पक्ष देखिए, आप ये भागना तो चाहते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में जाना ही नहीं चाहते। सारे पक्ष आपको नेगेटिव पॉजिटिव हर एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जायज है। ये सवाल मैं उठाता रहा हूं बहस में कि अगर आप किसी की दुकान पर जा रहे हैं तो माल की कीमत वो व्यापारी तय करेगा। अगर ये मान लिया जाए कि शिक्षा भी उद्योग है तो वहां आप अपनी चॉइस नहीं थोप सकते कि मुझे यही चाहिए और इस दाम में चाहिए। लेकिन फिर भी डीपीसी भी कोई चीज होती है सर। अगर शिक्षा को माल भी मान लिया जाए ना तो भी मूल्य नियंत्रण कोई चीज होती है। वरुण जी, तो एक्ट बना हुआ है राज्य सरकार का, और आप भी देखिए। अरे एक्ट तो कांग्रेस ने थोड़ी लागू नहीं किया। साल भर में कांग्रेस नहीं आपके, अरे वरुण जी आप देखिए, आप वरुण जी आप पर गलत ट्रेड कर जा रहे हैं। ये बात हो ही नहीं रही कि कांग्रेस सरकार ने कुछ किया है। तो 2010 से कम 10 साल से राजस्थान में मामला चल रहा है। कांग्रेस की सरकार, फिर भाजपा की सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार। लेकिन ये इस बात से बचा नहीं जा सकता, ना भाजपा बच सकती है ना आप बच सकते हैं कि इच्छा शक्ति की इस ओर कमी रही है, या असमंजस रहा है, या डर रहा है। भाजपा सरकार ने भी शिव कुमार शर्मा की जो कमेटी बनी, भाजपा सरकार ने आते ही उसको संसाधन भी मुहैया नहीं कराए। ये आरोप लगाए जाते हैं 3 साल तक, वो भी नहीं हुआ। तब 2016 में भाजपा की सरकार अपना एक्ट लेकर आई। पहले के एक्ट में भी सुधार किए जा सकते थे। पहले के एक्ट को भी अगर जमीन पर उतार दिया जाता तो भी शायद समस्या खत्म हो जाती। खैर, भाजपा का चूंकि कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आमतौर पर हमारे अवचेतन में ये बात रहती है अनिल शर्मा जी कि शिक्षा तो पवित्र व्यवसाय है, शिक्षा तो मिशन है, शिक्षा तो ऐसा है, शिक्षा तो वैसा है। भरत सारण, आपसे मेरा सवाल, फिर आऊँगा आपके पास। भरत सारण, आपसे मेरा सवाल है शिक्षा को लेकर के, लेकिन ये व्यावहारिक बात हम क्यों भूल जाते हैं कि शिक्षा चाहे मिशन है, चाहे समाज कल्याण है, चाहे जो है, लेकिन होती पैसों से है। किसी स्कूल के लिए लोग अपने घर से निकालकर चंदा नहीं दे देते हैं कि लो स्कूल चला रहे हो कि अच्छा आओ पैसे हम दे देते हैं, तुम चलाओ स्कूल। उनको भी पैसे चाहिए। तो फिर ऐसी स्थिति में मिशन और उद्योग के बीच में फंसा हुआ अभिभावक क्या उम्मीद लगाए, क्या रास्ता देखें? भरत सारण, आप चूंकि उन लोगों के लिए काम करते हैं जो सामर्थ्यवान नहीं है, जो कैपेबल नहीं है। बिल्कुल सर, मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हुआ 2 बात रखूंगा। पहली बात, स्कूल, अभिभावक और फैकल्टी। स्कूल हमेशा अपनी फीस लेती आई है और उनके पास एक पर्याप्त बजट होता है जिससे कि वो अपनी फैकल्टी को पे करता है, और अभिभावक हमेशा पैसे जमा कराता है। कोरोना काल में प्रत्येक स्कूल की अपनी अपनी स्थिति हो सकती है। कमेटियां थी नहीं थी, अब वो मुद्दा नहीं रहा। अब सब स्कूल अपने पेरेंट्स को बुला ले, फैकल्टी को बुला ले। वो क्या रहा है कि सर बहुत सारे स्कूल बच्चों से तो पैसे लेना स्टार्ट कर लिया, बच्चे दे भी दे रहे हैं, लेकिन वो फैकल्टी को पैसे नहीं दे रहे। तो फैकल्टी अपना घर कैसे चलाएगी? और बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं किसी कारण से स्कूल को पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वो आगे कैसे? ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हम तो आइए हम तीनों को बिठाएं, इसका सोल्यूशन है सर। तीनों बैठ जाएं, प्रत्येक स्कूल के अभिभावक आ जाए, फैकल्टी आ जाए, और भाई आप मिनिमम पैसा दो और मिनिमम पैसा आप फैकल्टी को भी दो। ऐसा नहीं है नहीं, डॉक्टर भरत सारण, यहीं आकर समस्या पैदा होती है। भरत सारण साहब, ये हो रहा है सर, इसी जगह आकर व्यावहारिक दिक्कत होती है। व्यावहारिक दिक्कत ये है कि अनिल शर्मा अपनी जेब से निकालकर एक सूची दिखा सकते हैं जिसमें 100, 200, 500, 1000 स्कूल होंगी। वो सब सूचीबद्ध हैं, उन सब के फ़ोन नंबर हैं, उन सब की सूची है, वो सब उनका डेटा है।
अब अभिभावक एक ऐसी टर्म है जो एक सेटल्ड नहीं हो सकता समूह, सेटल्ड ग्रुप नहीं हो सकता, जिसमें प्रदेश भर का हर आदमी अभिभावक है। और उन सब का कैसे संगठन बने, कैसे उनकी बातचीत हो, कौन सा प्लेटफॉर्म तय किया जाए, ये सब तब तक संभव नहीं है जब तक कोई एक व्यवस्था सरकारी स्तर पर या अनुशासित तरीके से निजी स्तर पर इस तरह की बना दी जाए कि हर स्कूल के साथ में एक ये अभिभावक समिति होगी। और हैं समितियां, लेकिन वो इसलिए कारगर नहीं है क्योंकि उनका कोई ऑर्गेनाइज स्वरूप नहीं है। आदमी के बच्चे 2-3 साल पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं, कोई इतना इंटरेस्ट कहाँ लेता है। तो लोग अगर नुमाइंदगी सही तरीके से हो और उन नुमाइंदों के बीच में इंटेलेक्चुअल तरीके से बातचीत हो, डेलिब्रेशंस हो, तो शायद इसका समाधान निकल सकता है। क्यों कावड़ साहब? बिल्कुल सार्थक निकल सकता है सर। अनिल जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। सर, इसका बहुत बड़ा आसान सा समाधान है जो दिल्ली में निकाला। हाँ बताइए। दिल्ली में केजरीवाल जी ने बड़ा प्यार से समाधान निकाला, हालांकि स्कूल उससे नाराज थे, पर मैं मानता हूं ईमानदार के लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने कहते हैं महंगाई सूचकांक जो होता है 8 से 10% जो भारत सरकार हर साल जारी करती है, उस तक जो स्कूल फीस बढ़ाएगी उसको कोई चेक कराने की जरूरत नहीं है। उससे ऊपर जो बढ़ाना चाहता है वो सरकार को अपने आंकड़े पेश कर दे। सरकार की एक कमेटी होती थी, वो कमेटी चेक करके कर देती थी। उस डर के मारे कुछ जो चोर स्कूल थे उनमें अरबों रुपए निकले और उनको लौटाना पड़ा, और जो शरीफ स्कूल था वो चल गया। कितना आसान सा समाधान है, राजस्थान सरकार के क्यों नहीं समझ आता है? हमने समझाया उनको। सर महंगाई तो बढ़ेगी, सर ये तो तय है महंगाई बढ़ेगी, आप भी समझते हो। देखिए 2010 में जो पहला आदेश आया था कि 33% से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे 3 साल में, वो यही आदेश था। लेकिन सवाल यह है कि अनुपालना कितनी कड़ाई से की जा रही है। 2 जून 2009 चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, उन्होंने निर्णय दिया था कि 7% से ज्यादा विद्यालय फीस था, लेकिन वो जो नीचे उसके अनुपालना नहीं करवाता। अब मुझे एक बात बताइए, सुनिए, एक वो लागू हो जाता तो भी बहुत अच्छा निर्णय था। ठीक है, और सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और कोर्ट ने आज जो मौखिक ऑब्जर्वेशन दिया उसमें ये कहा कि जो रेगुलेशन कमेटीज़ हैं उनके पास जाएं, अभिभावक वो तय करें। अनिल शर्मा आप बता रहे हैं, जो बात जानकारी में लोगों की में नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर रोक है। तो अब आगे क्या संभावना देखी जा सकती है? बहुत संक्षेप में बोलिएगा अनिल जी, फिर दिनेश जी आप बोलिएगा। सर संभावना तो सिंपल सा ही है कि पेरेंट्स के साथ बैठकर ही रास्ता निकलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। संभावना से मेरा पेरेंट्स के साथ बैठ के रास्ता निकलेगा। क्या इसको अदालत से बाहर तय नहीं किया जा सकता? सर बहुत आसान है, कर सकते हैं। सरकार कुछ पेरेंट्स के प्रतिनिधि को बुला ले, स्कूलों के प्रतिनिधि को बुला ले और सिंपल सा ये कह दे कि भाई 60% 50% फीस है, कोरोना में आपको यही ले सकोगे, पेरेंट्स तो जमा कराए, स्कूल ले ले, और इसमें बड़ा खर्चा चल। सरकार की तरफ भी देख रहे हैं, सरकार के कारण अभी अभिभावक फुटबॉल बना हुआ है, एक कोर्ट की पढ़ रही है, एक निजी स्कूल की पढ़ रही है, एक सरकार की पढ़ रही है। तो अभिभावक तो तीनों तरफ चक्कर खा रहा है। अभिभावक तो इस उम्मीद में है कि इस कोरोना काल में जब सब कुछ खत्म हो गया, सरकार कहीं ना कोई राहत का कदम उठाएगी, हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। देखना दिलचस्प होगा इस मामले का अगला पड़ाव क्या होता है, या अगले पड़ाव में ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।